हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो चलिए आज MHI 102 सब्जेक्ट का नया चैप्टर स्टडी करते हैं। सोशल सिक्योरिटी, पब्लिक हेल्थ केयर, बेरोजगारी भत्ता, ये सारी चीजें आज हमारी जिंदगी का एक आम हिस्सा बन चुकी हैं, है ना? पर कभी सोचा है कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ? इनकी जड़ें काफी गहरी, जटिल और सच कहूं तो हैरान करने वाली हैं। तो चलिए कल्याणकारी राज्य के जन्म की इस दिलचस्प कहानी को समझते हैं। देखिए, सदियों तक ना गरीबों की देखभाल करना सरकार का काम था ही नहीं। ये जिम्मेदारी परिवार की, चर्च की और समाज की होती थी। लेकिन फिर आई औद्योगिक क्रांति और उसने सब कुछ बदल कर रख दिया। और जैसे जैसे शहर बढ़े, ये पुराना जो सिस्टम था वो पूरी तरह से टूट गया। तो हुआ ये कि जिम्मेदारी का पूरा बोझ इन पुरानी लोकल संस्थाओं से उठकर सीधा सेंट्रलाइज स्टेट यानी सरकार पर आ गया। और ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ कोई छोटा मोटा प्रशासनिक बदलाव नहीं था, ये सोच में एक क्रांतिकारी बदलाव था। अब हुआ ये कि औद्योगिकरण अपने साथ एक बिल्कुल नई और सच कहें तो काफी भयानक गरीबी लेकर आया। लाखों लोग अच्छी जिंदगी की उम्मीद में गांवों से शहरों की तरफ आए, लेकिन उन्हें वहां मिली भीड़, बीमारी और नाउम्मीदी। इस नई शहरी गरीबी ने सरकारों के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। अब क्या किया जाए? तो चलिए इस कहानी को समझने के लिए सबसे पहले चलते हैं इंग्लैंड, एक ऐसा देश जो इस सवाल से सदियों तक जूझता रहा। उनकी कहानी हमें ये समझने में मदद करेगी कि वेलफेयर स्टेट का विकास कितना जटिल रहा है। इंग्लैंड का सफर सच पूछिए तो बड़ा लंबा और उतार चढ़ाव से भरा था। इसकी शुरुआत हुई थी चर्च के दान से और खत्म हुआ जाकर राज्य की पूरी जिम्मेदारी पर। शुरुआत में तो मदद के साथ सजा भी जुड़ी होती थी, जैसे कि वो कठोर वर्कहाउस जहां लोगों से जबरदस्ती काम करवाया जाता था। लेकिन धीरे धीरे ये सोच मजबूत होती गई कि अपने नागरिकों का ध्यान रखना असल में सरकार का ही फर्ज है। बेंजामिन फ्रैंकलिन का ये जो कोट है ना, वो उस दौर के सबसे बड़े डर को एकदम साफ साफ दिखाता है कि क्या गरीबों की मदद करने से वो और ज्यादा आलसी हो जाएंगे। ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी हमारी बहसों में सुनाई देता है। सोचने वाली बात है ना? दूसरी तरफ फ्रांसीसी विचारक एलेक्सिस डी टॉकवेल का नजरिया एकदम अलग था। वो तो इस बात पर हैरान थे कि इंग्लैंड जैसा इतना अमीर देश और वहां इतनी गरीबी, ये कैसे हो सकता है? ये विरोधाभास, एक तरफ बेहिसाब दौलत और दूसरी तरफ इतनी ज्यादा निर्भरता, उन्हें बहुत परेशान कर गई। अब चलिए जर्मनी चलते हैं और यहां कहानी बिल्कुल पलट जाती है। चांसलर ओटो वॉन बिस्मार्क के लिए कल्याण कोई दया धर्म का काम नहीं था, ये थी प्योर पॉलिटिक्स। तो बिस्मार्क का गेम प्लान क्या था? बहुत सिंपल, अपने सबसे बड़े राजनीतिक दुश्मन यानी सोशलिस्टों को उन्हीं के मैदान में हराना। और उनकी स्ट्रैटेजी? अरे उनके सबसे अच्छे आइडिया ही चुरा लो। बिस्मार्क ने यह भांप लिया था कि अगर सरकार खुद मजदूरों को सुरक्षा देगी तो फिर समाजवाद की जरूरत ही किसे पड़ेगी। क्या शानदार राजनीतिक चाल! यही थी बिस्मार्क के पूरे नजरिए की जड़। उनके लिए कल्याण कोई दान पुण्य नहीं था, ये तो वफादारी खरीदने और देश को एक साथ जोड़े रखने का एक टूल था, एक हथियार था। इसका नैतिकता से कोई लेना देना नहीं था, ये सब कुछ पावर के बारे में था। तो बिस्मार्क का 3 स्टेप प्लान एकदम क्रिस्टल क्लियर था। लोगों को बीमा दो, उनकी वफादारी जीतो और समाजवाद को बढ़ने से रोको। ये सोशल कंट्रोल और नेशन बिल्डिंग का एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक था जिसे कल्याण के पर्दे के पीछे से खेला गया। अब पश्चिम से थोड़ा दूर जापान की तरफ देखते हैं। जापान ने एक बहुत ही अनूठा रास्ता चुना। उन्होंने क्या किया कि वेस्टर्न आइडियाज को लिया और उन्हें अपनी सदियों पुरानी सांस्कृतिक परंपराओं के साथ मिला दिया। और जो मॉडल निकल कर आया वो न तो पूरी तरह अंग्रेजी था और न ही जर्मन। और ये जो फर्क है ना, ये बहुत बड़ा है। देखिए, पश्चिम में सारा फोकस व्यक्ति और उसके अधिकारों पर था, लेकिन जापान में जोर हमेशा से परिवार और समुदाय की जिम्मेदारी पर रहा है। इसलिए वहां सरकारी मदद को एक कानूनी हक की तरह नहीं देखा गया, बल्कि उसे शासक की दया का एक काम माना गया। ये जो कोट है, ये जापानी सोच की बिल्कुल जड़ तक ले जाता है। आत्मनिर्भर बनो और एक दूसरे की मदद करो। उनका मानना था कि सीधे सीधे पैसे देने से तो बस लालच और आलस ही बढ़ता है। इससे अच्छा तो यह है कि लोगों को मेहनत और बचत की सीख दी जाए। जापान का जो ये जिला आयुक्त सिस्टम था, वो सच में बड़ा कमाल का था। जरा सोचिए, लोकल लीडर्स जो कोई सैलरी भी नहीं लेते थे, वो अपने अपने इलाकों में वेलफेयर का सारा काम संभालते थे। इससे ना सिर्फ सरकार का पैसा बचता था, बल्कि समाज के अंदर आपसी जुड़ाव भी मजबूत होता था। मतलब जमीनी स्तर पर एक बहुत ही कारगर सिस्टम था ये। तो हमने 3 बिल्कुल अलग अलग रास्ते देखे, इंग्लैंड का, जर्मनी का और जापान का। हाँ, हर किसी की वजह और तरीके अलग थे,
पर मजे की बात यह है कि सब पहुंचे एक ही नतीजे पर कि भाई अपने नागरिकों की भलाई में राज्य की एक बहुत बड़ी भूमिका है। तो यहाँ इन तीनों मॉडलों का एक निचोड़ देखते हैं। इंग्लैंड, जहां मानवीय चिंता थी लेकिन साथ ही आलस का डर भी था। जर्मनी ने कल्याण को एक राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। और जापान ने सारा ध्यान समुदाय को स्थिर रखने और नैतिक शिक्षा पर लगाया। मतलब 3 अलग अलग सोच, लेकिन मंजिल एक ही। और घूम फिरकर हम आज भी यहीं खड़े हैं, उन्हीं पुराने सवालों से जूझ रहे हैं। क्या सरकारी मदद लोगों को निर्भर बनाती है या फिर उससे एक मजबूत समाज बनता है? दान, नियंत्रण या समुदाय? आखिर रास्ता कौन सा सही है? कमाल की बात है कि 19वीं सदी में शुरू हुई ये बहस आज भी उतनी ही जरूरी और उतनी ही तीखी है। इस पर सोचने की जरूरत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड जॉइन आवर टेलीग्राम कम्युनिटी फॉर नोट्स एंड अपडेट्स. Link is in the description box and in the comment section. Thank you.